खाना नहीं पचता ठीक से, तो वो जो कच्चे रस है, जिसको पित्त प्रवृत्ति होगी वो पित्त बनता जाएगा, जिनकी कफ प्रवृत्ति होगी कफ बनता जाएगा। अब वो रस कैसे पहुँचते हैं? फेफड़ों में भर जाते हैं। कैसे? खून के साथ मिलके वो पूरे शरीर में घूमते हैं और फेफड़े में से होते हुए जब सर्कुलेट होते हैं तो वहाँ पे रह जाते हैं और कफ से भर जाता है फेफड़ा। अब सांस लेते हैं, फेफड़े में जगह नहीं होती, तो खून में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो नहीं मिल पाती, तो व्यक्ति को कोई भी ताकत का काम करने में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो लंबा लंबा सांस लेना पड़ता है ऊर्जा के लिए, ये सांस चल जाता है। तो जिसको कफ बनता है, फेफड़ों में कफ है, उसको सांस में दिक्कत है। तो दो चीज़ें हैं इसके लिए। एक तो है कि पेट को ठीक करे और दूसरा है इसका सबसे बढ़िया इलाज सांस के रोग का और फ्री का इलाज है देसी गाय का मूत्र। वो ले आदमी तो ये बिल्कुल दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखो, ताज़ा मूत्र आधा कप तक ले सकता है, 50 ml तक। और जैसे हम वहाँ पे गुरुकुल में, क्योंकि ताज़ा तो ताज़ा ही लिया जाएगा, तो इसको रख के तो ख़राब हो जाएगा। तो जिनके पास गाय नहीं होती तो हम उसको वो कर देते हैं, डिस्टिल कर देते हैं। वो चाहे सालों तक रखो ख़राब नहीं होता। वो 2-3 चम्मच लेना होता है, 1 गिलास पानी में डाल देते हैं 2-3 चम्मच, और वो सुबह सुबह लेते हैं, सुबह शाम 2 समय भी और 1 समय। देसी गाय का ही, देसी गाय का ही, दूसरी का नहीं। जैसे कहते हैं उनके बच्चे हमारी जो घास नहीं खाते जब तक तब लेते हैं, जिनका सही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे का भी ले सकते हैं। बच्चे वाले में अलग गुण है, जैसे आँखों के लिए बनाते हैं, तो जो छोटा बच्चा जब तक दूध पीता है अपनी माँ का, उसके मूत्र से तो आँखों की दवाई वगैरह बनाते हैं। बाकी गाय वो या बन रही है, उस स्थिति में उसका मूत्र इकट्ठा करके तब बना लेते हैं। वो सीधा ले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ शरीर है, भगवान से बढ़कर के बुद्धिमान कोई नहीं। उसने एक भी चीज इस शरीर में व्यर्थ नहीं की। उन शरीर की चीजों को ठीक से रखना सीखना है। तो उसको रखना सीखने के लिए पहली चीज आप सिर्फ पेट को ठीक से रखना सीखें, ठीक है? तो आपको ये समस्या नहीं होगी। हो भी गई तो वापस भी ला सकते हैं, वापस आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। तो ये हाँ, एक यूट्रस की बहुत बड़ी समस्या होती है। नीचे दबाव होता है और धीरे धीरे दुखी होकर के ऑपरेशन करा देती है। हाँ, वो भी बता देंगे। तो ये क्या है, वायु होती है पेट में और वो डिस्टर्ब होती है, डिसबैलेंस होती है। उसको बैलेंस कर देंगे तो वो जो नीचे की तरफ दबाव है वायु का वो हट जाएगा। मैंने कल बताया था आपको, जब वायु होती है तो पहला प्रभाव नीचे की तरफ आता है, नीचे दबाव डालता है। पित्त के साथ मिलेगी तो ऊपर को चलेगी। तो अकेली वायु नीचे की तरफ दबाव डालती है तो ये कमर के, घुटनों के, पैरों के रोग हो जाते हैं। महिलाओं को यूट्रस संबंधी रोग हो जाते हैं, फिर मल मूत्र बार बार जाना पड़ता है, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो उसका समाधान पेट को ठीक रखना ही है, वायु को ठीक रखना है। जिसका नहीं रहता है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, तो उनको हम वहाँ भी ठीक कर सकते हैं। छोटे मोटे स्तर की चीज़ है तो वो यही की यही ठीक हो सकती है। वो 1-2 चीज़ें अब मैं कोशिश करूँगा आज वो बताने की, सिखाने की, जिससे रीढ़ की हड्डी से संबंधित, चाहे सर्वाइकल है, चाहे आपका बैक पेन है या लोअर बैक पेन है, या डॉक्टर लोग तो आजकल मणके ही निकाल देते हैं बाहर।
हाँ। मेरी तो मैं करूँगा, सारी चीज़ें आप लोग कर सकती, जो आप लोगों में कर सकेंगे वो सीख ले, दूसरों को करें। कुछ कॉमन सी एक्सरसाइज जो सब कर सकते हैं वो सबको करवाऊंगा, जो पूरा ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारे सर्वाइकल का एरिया है, इसके लिए एक्सरसाइज हम थोड़ी सी करेंगे। इसमें गर्दन को बहुत सख्त करके दाएं बाएं, अपने कान को कंधे पे लगाना है, कितना जा सकता है। जैसे कोई रोक रहा है और आप नीचे लेके जा रहे हैं। फिर गर्दन उल्टा सीधा दोनों दिशाओं में घुमाएंगे। इधर कंधे पे कान लगाया, आगे झुकाया, दूसरे कंधे पे कान लगाया, पीछे ले गए। फिर बाएं कंधा आगे, बाएं कंधे पे और पीछे, ऐसे ही उल्टा। ये गर्दन की एक्सरसाइज हुई। 10-10 बार तो करें। ये जो हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डियां मिलनी चाहिए जब पीछे ले जाते हैं। इसको इस ढंग से भी कर सकते हैं, कंधों पे हाथ रख के, ये कोहनी मिलाई आगे, जो जीरो बनाना है, बड़ी बड़ी 2 जीरो ऐसे। इसको आगे की तरफ भी कर सकते हैं। ये हो गया। एक और है, कम से कम 10-10 राउंड का तो रखें ही। हाथों को सामने कर ले छाती के, 1 2 3 और चौथी बार में ऐसे आगे ला के 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कंधों की एक्सरसाइज है। आप काम करते हुए भी कभी भी थक जाए, कंधों में ऐसा हो, जरा से ये घुमा दो तो कंधों को रिलैक्स हो जाए। पहले देख लो पहले घूमते हुए पीछे गए, 180 डिग्री ये पूरा गए। अब और नहीं जा सकते तो ये वाला हाथ दर्द दो, ये हाथ की उंगली देखो। अब इधर आए तो इस हाथ के साथ सिर घुमाते चले जाएंगे और ये हाथ ऐसे बने, ये हाँ ऐसे जाएंगे। रुको देखो, हाथ ऐसे हैं, पूरा ऐसे जाएंगे। जब कमर ना उड़े तब इस हाथ को इस कंधे के पास ले जाओ। पहले इसको वापस लाओ, हाथ ऐसे ही हो गए, फिर ऐसे। ये करते करते देखो किसकी कमर चट बोली है, बताओ। बहुत सारे बोली। तो ये कमर अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये चट बोलता है। ऐसे रखो, एक का शब्द रखो। अच्छा, अब सीधे हो गए, पैर बदलने। ठीक है, एक बार इधर लेके जाएंगे, ये घुटना इस पैर के ऊपर ना चढ़ना। ये तलवे हैं, कैसे गया, ये गोटा हमारा इसके तलवे के नीचे लगेगा, इधर गया नीचे लगेगा। ये आपके ये ऐसे खिसक जाते हैं, वो खिसकने नहीं चाहिए। ये इधर रहेगा, देखो वो
ये देखो, ये एक मिनट, वो देखो लो। अब चलो, हाँ तो ये नशे खींचने के लिए ही तो है। सिर जिस तरफ घुटने जाएंगे सिर दूसरी तरफ जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैर है ना डिस्टर्ब है, ऐसे अब ये चलने दो सीधी पर। देखो कितना बढ़िया हो गया, पैर मत चढ़ाओ, चल रहा हो ये सीधे। पैरों के तलवे अपनी जगह से ना नहीं नीचे जाने दो। अब इनका पैर यहाँ गया, यहाँ इसको आगे नहीं खींच सकते, ऊपर में नीचे लग रहा है। ये मैंने अपना पैर डाल दिया, धीरे धीरे जितना इनके चेहरे को देखता रहूँगा तो कष्ट तो नहीं है, यहाँ तक पहुँचा दिया, खुद नहीं पहुँचा पाता। ये रोज 2 दिन ऐसा किया, तीसरे दिन में पूरा पैर पहुँचने लग जाएगा। तो ये यहाँ से ये पूरा इनकी रस खींचेगी, यहाँ खिंचावट हो रही है। ये इनका बहुत सस्ता है इसकी वजह से। तो व्यक्ति की दिक्कत के हिसाब से खिंचाव महसूस होगा। योग लगाओ, ये आपने तो ट्रेन ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ दूसरी साइड में ले जाएंगे। थोड़ा सा पैरों का सहारा चलेंगे और यूट्यूब पे चले जाएंगे, ये हिस्सा पूरा मिल जाएगा। अभी मैं इस पैर में ज़्यादा दिक्कत है आपको, इसमें ये गांठ महसूस हो रही है जो हिल रही है। इनको छोटी गांठ है, किसी को बड़ी होगी तो मैं सबको दिखवाऊंगा। होंगे आप में से बहुत सारे लोगों को मिलेंगे। चलो मरीना दिखाऊंगा। तो क्या होता है देखो, यहाँ ये कभी पेट में गैस बनती है, गैस बनी और साथ में कभी कमर में झटका लग गया, झटका लग गया तो मणके थोड़े बहुत तो हिलेंगे, उनकी नसें दब जाएंगी। वो नसें क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही हैं, यहाँ जाके मिलती हैं कुल्लों पे, यहाँ पे। तो उसके बाद ये ऐसे जाके कुछ नीचे से कुछ साइड से जाके नीचे तक जाती हैं और वो रुक जाती हैं। जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ वहाँ गांठें पड़ जाती हैं उनको, क्योंकि वो पेट खराब है, मैंने बताया था, वो रस जब ढूंढते हैं कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो इनको यहाँ एक गांठ है, इधर एक गांठ है, तो वो गांठ महसूस होती है। इसलिए हमें पेट को ठीक रखना है ताकि वो हो ही ना। झटके वटके को तो आदमी एक्सरसाइज ये बताया है इतने से ठीक हो जाएगा, लेकिन पेट खराब होगा तो वो गांठें बन जाएंगी, इसलिए पेट को ठीक रखना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग नहीं कर सकते हैं जब ऐसा हो जाए, बस ये एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये रीढ़ की हड्डी, इसके साथ हल्की मसाज ऐसे ऊपर से नीचे की ओर तेल लगा के है ये, और ये जो जगह है यहाँ उन नसों का जोड़ है,
यहाँ कईयों को होता है तो हम क्या करते हैं, ये कोनी लगाई और ये थोड़ा सा एक्सपोज देंगे। दर्द है, अभी हो रहा है दर्द, तो यहाँ थोड़ा सा उसको मूव कर देते हैं जिससे वो रुका हुआ चीज मूव हो जाए। और फिर मूव होने के बाद ये कमर की ये सब चीज़ें करके दोनों साइड से ये मूव करके कमर को ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं कर पाता। जैसे अभी इनको मैं कर दूंगा पर ये आप नहीं करना, ये चीज़ तो हम ही कर पाएंगे। अब करवट ले लो, इधर निकाल दो, शरीर ढीला, बोली चट से बोले आगे से लग जाओ मेरी तरफ। सांस भरो, निकाल दो, शरीर ढीला ढीला, चट से बोला नीचे, अच्छा गोल्डे पे वो लग गया, ये सांस भरो, निकाल दो, शरीर ढीला, गिरने दो, शरीर को गिरने दो, पैर मत चलाओ, छोड़ दो, हल्का सा किया मैंने, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अब थोड़ा सा चल के देखो, ये देखो ये रीढ़ की हड्डी अंदर गई हुई है, इतनी नीचे गई हुई है, तो ये दिक्कत है। इसको साइड की मसाज ऐसे चाहिए। कितने टाइम तक मसाज कर रही होती है? कितने टाइम? यहाँ ऊपर देखो, अब जोर से दबा के गांठ को खड़े होकर के एक्सरसाइज बता दी, लेट के बता दी, ये आपकी समझ में आ गई। ये आप करते रहो, ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये गारंटी है कि कमर का दर्द कम होता जाएगा और काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेगा। पूरा खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं कह नहीं सकता, पर नियंत्रण में जरूर रहेगा। और कोई सही तरीके से बढ़िया से करेगा तो खत्म भी कर देगा। अगर वो 5 आसन आप कराओगे तो दर्द होना बंद हो जाएगा। फिर भी तत्काल राहत देनी है किसी को, घर में किसी को भी। तो ये जैसे ये मेरा पेट है, इसके 4 कोने, ये दायां हाथ है, ये नीचे वाला यहाँ हड्डी है, ये फिर ये पसलियों के साथ, फिर ये इसमें क्लॉकवाइज हम दबाएंगे। कैसे दबाएंगे? जैसे पहले ये दबाया, फिर ये दबाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे हम दबाते चले जाएंगे और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। अभी इससे पूछते हैं गुड़िया से, इसको दर्द कहाँ है? ठीक है, अच्छा घबराओ नहीं, अंदर धीरे चलते आराम से चल जाएंगे। ये पता यहाँ कोई दर्द तो नहीं है, कोई दर्द नहीं, यहाँ दर्द है, यहाँ इसको दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ भी दर्द है, और यहाँ ये नहीं, ये 2 जगह इसको दर्द है। और ये दर्द अभी 1-2 मिनट में चला जाएगा। इसको ये यहाँ ये हड्डी है, इसके साथ ऐसे ये गैस के कारण होता है। कुछ नहीं, चिंता ना करते, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, अपने सब ठीक रहेंगे। अब बताना कितना है, क्या है, ये है
खत्म हो गया, ये है, खत्म हो गया, ये है, नहीं है। पेट का जरा से उंगली लगाएंगे व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किसी को ज़्यादा दर्द रहता हो, पेट का ना रहता हो, कोई है ऐसा? थोड़ा दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ तो हाथ नहीं लगता, यहाँ यहाँ थोड़ा है, तो इसको ऐसे दबाते जाएंगे, थोड़ी देर में पेट बिल्कुल ढीला और नरम हो जाएगा। क्या आप करो, आप करो, हड्डियों से नीचे दबाना, घड़ी सी चलाते जाओ, उंगली गाड़ने का दर्द मत करना। कईयों को बहुत सहन नहीं होता। असली समस्या कोल्ड की नहीं है, या कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कह देगा वायरल हो गया, और बुखार 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब शरीर में कफ बना हो तब ये बुखार का टेम्परेचर बहुत ऊंचे तक जाता है। तो क्यों होता है और उसका बचाव कैसे करना है, ये मैं बता देता हूँ। छोटी सी बात है, सरल सी बात है। खाना खाते हैं, मान लो बदलता हुआ मौसम है और बच्चे खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद काफ़ी देर हो गई, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, पानी पिया नहीं। खाना खाने से जो रस बन रहे हैं उनको डाइल्यूट करना होता है, वो बहुत गहन हो जाते हैं, सांद्र बोलते हैं हिंदी में, मतलब गाढ़े, और उनको हमें पतले बनाना होता है। इसलिए 1 घंटे में पानी पीना होता है ताकि वो ठीक से उनका गति हो सके शरीर में। अब वो इतने गाढ़े हो जाते हैं और उनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बहुत देर बाद प्यास लगी, पता तब लगा जब बहुत जोर की प्यास हो गई और बच्चे भाग के जाएंगे, जहाँ पानी मिलेगा वहीं पानी पिएंगे। ठीक है, क्या होगा इससे? वो जो गाढ़े रस है, एकदम ठंडी चीज डाली तो वो कफ में परिवर्तित हो जाएंगे, कफ में। और वो जो कफ है वो अब मतलब वैसे अगर कहें तो सर्द गर्म हो गई, शरीर गर्म हो गया था, उस गर्मी के कारण हमने सामान्य टेम्परेचर का भी पानी पी लिया तो वो उसकी अपेक्षा से ठंडा है, तो सर्द गर्म हो गई, कफ बढ़ गए शरीर में और सर्द गर्म के कारण बुखार हो गया। बाहर से कुछ नहीं आया, हमने अंदर पैदा कर दिया। अब वो कफ बन गए, बच्चे का छाती बोल रही है, छाती में जाएगा कफ, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कफ है तो वो कफ को सुखाने की दवा दे देता है, एंटीबायोटिक्स दे देता है। एंटीबायोटिक एक बार दे दी, हफ्ते भर तक बच्चे ढीले रहते हैं, आप लोग भी ढीले रहते हैं अगर एंटीबायोटिक्स आपने ले ली। तो अब क्या उपाय आप घर पे कर सकते हैं जिससे वो काबू में आ जाए स्थिति, बच्चे को कोई दवाई ना देनी पड़े? तो क्या करना है बच्चे ने या खुद ने, पहले खुद को देखो, पानी पीना भूल गए, 4 घंटे बाद याद आया तो पानी पीना। अगर आपने घट घट करके पानी पी लिया तो निश्चित रूप से गड़बड़ तो होगी। तो याद आ गया तो सतर्क हो जाओ कि भाई लेट तो हो गए, गलती तो कर चुके हैं, कुछ न कुछ फल तो भोगना पड़ेगा। अब गर्म पानी एक घूंट पिया, थोड़ा सा रुक गए, फिर एक घूंट पिया, थोड़ा सा रुक गए, फिर एक घूंट पिया, थोड़ा सा रुक गए, यानी एक घूंट पानी धीरे धीरे उसको गाढ़े रसों को पतला करेगा। एकदम डाल लिया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठंडा डाल लिया जब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए गर्म पानी एक घूंट करके थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें, कुछ तो असर आएगा, गलती की है पर बहुत सारे असर से आप बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा बीमार होने के बजाय थोड़ा सा कफ बनेगा, 2-4 दिन परेशान करेगा, सिर भारी रहेगा, बिना बुखार के आप बच जाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी घूंट करके और गर्म पानी पीना है जब ऐसी गलती हो जाए, और बदलते हुए मौसम में तो विशेष रूप से। ठीक है, ये करेंगे तो आपको नहीं होगा। फिर भी हो गया कफ तो क्या करना है? आजकल माताओं को बहुत डर लगता है अपने बच्चों के बारे में।
एक बताता हूँ, नारायणगढ़ के पास गाँव में है, कई बार दिमाग की नसें ब्लॉक होती हैं, चलते चलते एकदम ऐसे चक्कर सा आ जाता है, व्यक्ति संभाल लेता है आप अपने आप को, ऐसी स्थिति होती है। तो इसके लिए एक काम करो, सुबह के समय, अभी तो गर्मी का मौसम है, ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा, सर्दी के मौसम में तो ज़रूर करो। गुनगुना पानी 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच शहद और उसमें जो हम गोअर्क बनाते हैं, वो को शुद्ध करके रख लेते हैं, वो 3 चम्मच हम डालने के लिए, उसको सुबह सुबह पी लो। सुबह सुबह पी लेंगे तो नस नाड़ियाँ खुलती चली जाएंगी। तेजाब पहले से है, बनता नहीं है, वही एक्टिव हो जाता है। उसको निकालने के लिए इनकी शरण में जाना पड़ेगा, इनको करवाया था या मेरे से बात करके कर लेगा, तेजाब आपका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले पेट को ठीक करने लग जाओ, जो तेजाब बना है वो तो निकालना चाहिए, निकल जाए, और निकाल भी देना जरूर, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगी। तो नसें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। सबसे पहले दिमाग की नसें खुलेंगी। एक चीज़ देखेंगे, जिनके बाल सफ़ेद होने लग गए उनके बाल जड़ों में से काले आने शुरू हो जाएंगे। दोबारा से जो ये शहद गोमूत्र का प्रयोग करेगा, हाँ जी हाँ, तो बुखार में क्या होता है, दस्त लग जाती है बच्चों को, गर्मी जू लगेगी, उल्टी दस्त आ जाएंगे साथ में, सर्दियों में ठंड लगेगी तब भी दस्त और उल्टी लग जाएंगे। तो इसका इलाज है, आप अपने घर में ही कर सकते हैं। गर्मी के लिए तो रखो आप 2 चीज़ें, एक तो गोंद कतीरा, गोंद कतीरे का शरबत पीते रहें तो होगा। यदि हो जाए, किसी को लू लग जाए, तो ये पुदीना हरा की हरी हरी गोलियां मिल जाती है केमिस्ट पे, है, ये पुदीना सत्व होता है, इसकी एक गोली ली और पानी पिला दिया, 10 मिनट में देखेंगे अंदर पूरी ठंडक सी हो गई और लू का असर तुरंत खत्म हो जाएगा। बुखार बहुत जल्दी डाउन चला जाएगा। जो लू लगने के कारण बुखार हुआ है, लू लगने के कारण उल्टी दस्त हुए हैं, वो बहुत जल्दी उठ जाएंगे, तुरंत। और कोई दवाइयों के चक्कर में मत पड़ना। ये शरीर में कफ की प्रवृत्ति है, शरीर भारी हो रहा है, तो सबसे पहले पेट को ठीक करो और ये शहद का और ये गोमूत्र का ये बताए, ये प्रयोग करो और थोड़ा सा मालिश करो। शरीर में कफ हावी होता है सुबह, और ऊपर से हम सुबह सुबह खाना खा लेते हैं, कल भी बताया था, तो कफ और बढ़ जाता है, तब ये पैर दुखने लग जाए, हाथ पैर दुखने लग जाए, आलस से बढ़ जाता है और व्यक्ति लेटना चाहता है। तो इसलिए सुबह सुबह मत खाओ। हाँ, तो पेट के आसन करो। सुबह कुछ खाना है तो सलाद और मौसम के फल खाओ और थोड़ी तेल की मालिश करो। जैसे ही वो वहाँ नसें चालू हो जाएंगी, ये दर्द आपके खत्म हो जाएगा। बहुत अधिक है। इसमें ज़्यादा बड़ा कारण शरीर का तेजाब होता है। तो शरीर के तेजाब के लिए, शरीर के तेजाब को दूर करना है तो दस्त लगाना सबसे बढ़िया उपाय है। खूब सारे दस्त लगे, तेजाब निकलेगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर दस्त लगाए, तेजाब निकलेगा। ऐसे जब लैट्रिन पेशाब में जलन आ रही है, मान लो आज दस्त लगाए, जलन है बची हुई, 2-4 दिन के बाद फिर दस्त लगाए, फिर जलन है, तीसरी बार में जलन खत्म हो गई तो समझो तेजाब शांत हो गया। खूब सारे दस्त लगने चाहिए, थक जाओ आप, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप विश्राम करो, लेकिन तेजाब को निकाल दो पहली बार। के लिए हम ये जैसे गर्मी के दिन होते हैं, गोंद कतीरा ये पी सकते हैं। तेजाब उसमें हम दस्त लगाते हैं तो इनको हमने लगवाए थे दस्त,
इनको पहले 3 दिन घी पिलाया हमने, फिर उसके बाद अगले दिन दस्त लगाए, फिर कुछ दिन रुक करके फिर इन्होंने फिर दोबारा से वही किया और तेजाब की समस्या अभी नियंत्रण में आ गई, निकल गई। घी 30-30 ग्राम रोज, 30 ग्राम घी। सुबह फ्रेश होकर के घी पिया और 2 घंटे के लिए पढ़ के सो गए। घी शरीर हजम कर लेगा, उठे तो गर्म पानी पी लिया, बिना भूखे खाना नहीं है, और भूख लगे तो पतली पतली खिचड़ी खानी है 3 दिन तक। 3 दिन तक यही रहे। फिर चौथे दिन सुबह अपना निमट के बिना कुछ खाए पिए दस्त लगाने की औषधियाँ होती हैं, दस्त लगा दिया तो तेजाब उससे अच्छे से निकल जाता है। जसबीर कौर जी। कहाँ से आप? ठोल से जी। आज क्या कैंप लगा यहाँ? आज यहाँ आचार्य वेदव्रत जी आए हुए हैं जी, छपरा गांव से, गुरुकुल से, आचार्य कुलम गुरुकुल से जी। क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने जी योगा सिखाया है हर बीमारी के लिए, जैसे कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, शुगर के बारे में बताया है उन्होंने सब कुछ जी। क्या क्या सीखा और आपने उनसे? कैसे उन्होंने उपचार के बारे में बताया? योग आसन बताए जी, व्यायाम, खान पान के बारे में, शुगर में क्या खाना है, वायु में क्या खाना है, पित्त में क्या, पित्त जिनकी बढ़ी हुई है उनको के लिए क्या करना है, वो सभी बातें बताई है जी। कितनी औरतें आई थी इस कैंप में आज? 50-60 होंगे जी, 50 तो होंगे जी। कल भी लगा था कैंप? हाँ जी, कल भी लगा था, कल ज़्यादा था, कल 60-70 औरतें थी जी। हाँ तो जी, आप योग के बारे में कब से जानते हैं? पिछले 25 साल से जानते हैं। तो क्या क्या सीखा योग में, और जिससे आप लोगों को बताएं कि इस बीमारी में ये चीज़ खानी है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताएं। हाँ जी, जैसे पित्त में है जी, पित्त को साफ करो, ठंडी चीज़ें खाओ, पित्त के समय खाना खाओ, सुबह के समय वो कफ बढ़ाने वाला ना खाओ, भारी खाना ना खाओ, जैसे ऐसे मैं योग पिछले 25 साल से योगा करती हूँ तो जी। आपको क्या क्या फायदा हुआ? मेरे को सर्वाइकल ठीक हुआ जी मेरा, और मेरे को पित्ते में पथरियाँ थी जी, वो निकाल ली मैंने योग करके? योग करके, और थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। उसमें क्या क्या परहेज किया आपने? मैंने चिकनाई बंद की जी, दूध बंद किया, खट्टी तली चीज़ें बंद की जी। तो और जो औरतें हैं उनको ये चीज़ें खानी चाहिए या इनसे बचना चाहिए? नहीं, बचना चाहिए जी इनसे, जिससे पित्त ना बढ़े हमारा, और ठीक वो पित्ता खराब ना हो हमारा, पित्ता क्या सभी चीज़ें, पेट ठीक रहे उससे। मेन बात पेट ठीक रहना चाहिए। हाँ जी, मेन बात पेट ठीक रहना है, पित्त बढ़ने कि पित्त कफ तीनों दोष है वो समान हो रखने चाहिए हमें। मेरा नाम नीलम है जी। तो आपने योग सीखा है? हाँ जी। तो क्या क्या उसमें सीखा, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कपालभाति, जैसे लौंग विलोंग, मतलब चाची बहुत अच्छे एक्सरसाइज करवावा। तो मेरे ना घुटने में बहुत दर्द था, तो चाची ने एक्सरसाइज करवाई तो मैंने बहुत काफ़ी आराम मिला। जिस दिन तक मैं योग सीखने लगी मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो उसमें परहेज क्या क्या किया आपने? परहेज तो जी कोई खास करे नहीं है, पर योगा बहुत अच्छे से अटेंड करे। कब से कर रहे हैं आप? 2-2.5 महीने हो गए, 12 मार्च से शुरू होया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है जी। तो यहाँ जो कैंप लगा उसमें क्या क्या सीखा आपने? उसमें हम पहले से ही सीख रहे थे योग तो, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं। क्या क्या सीखा? मेन क्या है प्रॉब्लम जो? मेन इसमें पेट की समस्याएं, बाकी खाने पीने के बारे में, और कैसे हमें अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, वही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। उसको थोड़ा डीपली बताया गया है, कुछ बीमारियों के बारे में। तो जो आचार्य जी ने बताया वो सभी रूल फॉलो करने पड़ेंगे? देखो, कोशिश करते हैं, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। योग से हमने पहले भी काफ़ी चीज़ें ठीक की हैं। कितने सालों से सीख रहे हैं आप? 1 साल से तो क्या बेनिफिट हुए हैं कुछ? बेनिफिट हुए हैं, बहुत चेंज आते हैं, काफ़ी कुछ आता है। हाइपरटेंशन कम कंट्रोल हुई है, हार्ट बीट, मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
किसी और को सिखाया है आपने? नहीं सीखा है, अभी तो चाची जी से ही सीख रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी संतोष। तो आप योग सीख रहे हैं? हाँ जी सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं? 2 साल से सीख रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं जी, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गई, पेट की दिक्कतें थी जो वो सही हो गई हैं। तो इसमें क्या परहेज ज़्यादा ज़रूरी होता है? फ्रेज खान पान का ध्यान रखना पड़ता है जी। आप कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं, किसी और को सिखाया? और को भी सिखा रहे हैं। कितने लोगों ने सीखा आपसे? 20-22 औरतें हैं जो आती हैं यहाँ रोज़ योग करने क्लास के लिए। एक क्लास ही है जी, क्लास एक ही क्लास में। तो क्लासें क्या आगे पीछे भी लगती हैं यहाँ पे? जी नहीं, 4 बजे क्लास लगती है, 4 से 5:30। रोज़? हाँ जी कहाँ लगती हैं? यहीं पे लगती हैं जी, धर्मशाला में। बड़ा धर्मशाला। क्या नाम है? मेरा नाम वनीता है जी। तो आपने योग से क्या क्या सीखा? मैंने योग से ये जैसे थायराइड में जो होते हैं वो, और पेट के, और जैसे कमर में दर्द होते हैं उनके योग सीखे हैं। थायराइड तो आम प्रॉब्लम है औरतों में, इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और योग से कैसे ठीक होगा? जी इसमें भ्रामरी करना चाहिए, उज्जाई, और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और सुबह शाम योग करना चाहिए। कितने दिन में ये? कम से कम महीना लग जाता है जी इन चीज़ों में। नाम आपका? मेरा नाम वेदव्रत है। कहाँ से आए आप? ये शाहबाद के पास छपरा गांव है, वहाँ गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, प्राचीन परंपरा से संस्कृत पढ़ते हैं, तो वहाँ गुरुकुल में मैं आचार्य हूँ, वहाँ से आया हूँ। कितने बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं? इस समय 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो और क्या क्या शिक्षा देते हैं आप यहाँ? उनको बच्चों को हम एक तो जो आधुनिक शिक्षा है भिवानी बोर्ड की वो रहती है, इसके साथ प्राचीन शिक्षा वेद शास्त्रों की, उनको जीवन कैसे अच्छा बनाना है, उनको आयुर्वेद, जैविक कृषि, पशुपालन, गोरक्षा और समाज में जा कर के किस तरह से काम करना है, सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, ये सब शिक्षा देते हैं। तो आज आप ठोल में कैसे आए? ठोल में इन बहनों ने मुझे बुलाया था। यहाँ ये 3 अलग अलग जगह अपने योग की नियमित कक्षाएं चलाती हैं बहनें, तो इनके बीच में आकर के कि जिससे ये अपने परिवार को और जानकारियों के साथ अच्छा स्वस्थ रख सकें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और आगे बढ़ा सकें स्वस्थ रखते हुए, तो उसके लिए कुछ बातें करने आए थे। तो इनको जो ये होते हैं, क्या जो परहेज वगैरह आपको बताते हैं सभी फॉलो करते हैं? ये तो इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि ये कितना करते हैं। हमारा काम बताना है और हमारे पास आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क में वो चीज़ बैठा दें। आजकल हो क्या रहा है कि पाश्चात्य पद्धतियां हैं जो चिकित्सा की, वो मन पे हावी हैं, इसलिए वो अभी निकलेंगी तो ये बैठेंगी, तो वो चीज़ें समानांतर रूप से चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से परहेज करते हैं, पूरी तरह से आयुर्वेद का पालन करते हैं और वो स्वस्थ भी रहते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, वो कहता है कि मैं जल्दी ठीक होना, हाँ जी, तो वो एलोपैथी की तरफ जाता है। जी। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि अगर वो धीरे धीरे ठीक होता है या रेगुलर कुछ ऐसा करना पड़ता है? देखिए, एक तो बीमारी है, एक बीमारी के लक्षण हैं। एलोपैथी में बीमारी के लक्षणों पे कार्य होता है, वो बाहर लक्षण दिखने बंद हो जाते हैं, बीमारी अंदर से जाए ना जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हम वो चीज़ लेकर के चलते हैं कि जिससे बीमारी जड़ से चली जाए। तो जब बीमारी जड़ से चली जाए, वर्षों की बीमारी है, जैसे टाइफाइड है, आज बहुत सारे लोगों को है और वर्षों से होता है, और वो जाते हैं हर साल फिर टाइफाइड दवाइयाँ लेते रहते हैं, कोर्स करते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। पर आयुर्वेद में वो चीज़ जो कई सालों की बीमारी है, वो 3-1 महीने में पूरी तरह से जड़ से निकल जाए, तो क्या वो देरी है? थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। जी, खाने पीने का कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। आयुर्वेद असल में हमारा जो जीवन है वो धर्म पे चलता है, और धर्म कोई पूजा पाठ मात्र नहीं है, धर्म जीवन के प्रत्येक कर्म से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद प्रत्येक कर्म की बात करता है कि इसको ऐसे करो।
अच्छे लोगों के पास बैठो, ये भी आयुर्वेद कहता है, क्योंकि उससे सद्गुण आएंगे, व्यवहार आएगा। तो वो सारी चीज़ें, खान पान, व्यवहार, आचरण, जीविका का साधन क्या हो, वो सब चीज़ें कारण बनती हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य में या रोग में। तो वो सब बताने का प्रयास रहता है।